हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ओजोन क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए। हर साल इससे एटलीस्ट एक क्वेश्चन आता ही है। इससे पहले हमने पढ़ा था मोशन इन वन डायमेंशन, तो उसके काफ़ी कॉन्सेप्ट जो मैंने वहाँ आपको बताया वो यहाँ मोशन इन अ प्लेन में आपका यूज़ आने वाला है। तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उसको अच्छे से देख लें। ठीक है, तो मोशन इन अ प्लेन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल। क्या पढ़ेंगे? प्रोजेक्टाइल। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। अभी तक क्या होता था कि हम किसी भी बॉल को ऐसे फेंकते थे या फिर सिर्फ ऐसे फेंकते थे, तो उसका मोशन एक एक लाइन में होता था, इस लाइन में होता था या फिर इस लाइन में होता था, तो उसको हम बोलते थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अगर ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, तो ग्राउंड लेवल से हॉरिजेंटल डायरेक्शन के साथ मेंटेन करते हुए एक एंगल थीटा पे किसी स्पीड यू से बॉल को फेंकेंगे। ठीक है, अच्छा, तो जब ऐसे इसको हम फेंकते हैं ना हॉरिजेंटल के साथ एंगल थीटा पे किसी स्पीड के साथ, तो इसका जो पाथ होता है ना वो ऐसा होता है कुछ, देखो ऐसा, और फिर ये यहाँ पर आके वापस गिर जाता है। तो ये जो आपका पाथ बनता है, ये पाथ, इसको हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। और मैथमेटिकल नेम इस पाथ का पैराबोला है। क्या है? पैराबोला। ये चीज़ याद रखना कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है उसको मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है, ये आपका ग्राउंड है और आप एंगल थीटा पे किसी एंगल पे उस बॉल को आप फेंक रहे हो, तो ऐसा पाथ आपका बनता है। ठीक है, और जो पाथ बनता है उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। चलो, इस प्रोजेक्टाइल का हम काइनेमेटिक समझते हैं कि ये ऐसे ही क्यों जा रहा है, ऐसे क्यों जा रहा है। ठीक है, सिर्फ ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। देखो, अगर ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और मैंने एंगल थीटा पर हॉरिजेंटल के साथ बनाते हुए यू स्पीड से, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, तो वो ऐसे जाएगा। ठीक, वो ऐसे जाएगा। अच्छा, अगर ये u है और ये थीटा है, तो याद करो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि इसका इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा। अगर मैं इस डायरेक्शन को x एक्सिस मान लूँ और इस डायरेक्शन को y एक्सिस मान लूँ, तो u का इस साइड कंपोनेंट जो होगा वो होगा u इंटू कॉस थीटा। पिछले लेक्चर में मैंने बताया कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर में। और फिर इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, वो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये होगा u साइन थीटा। इसको मैं यू एक्स से डिनोट कर रहा हूँ और इसको मैं यू आई वाई से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हुआ u साइन थीटा और ये हुआ u कॉस थीटा। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट आ गए। इन्हीं दो कंपोनेंट से मिलकर ये क्या बना है? वेक्टर बना है। ठीक है, u वेक्टर बना है। ठीक, अच्छा, अब देखो यहाँ पे काइनेमेटिक्स। अगर आप हॉरिजेंटल डायरेक्शन में देखो, मतलब एक्स एक्सिस में देखो, तो इस डायरेक्शन में एक स्पीड है, देखो u कॉस थीटा। क्या इसके डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? नहीं, फोर्स नहीं है। ठीक है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? नहीं, कोई फोर्स नहीं है। तो ना, क्योंकि अब इसकी स्पीड चेंज ही नहीं हो सकती, क्योंकि ना इसके डायरेक्शन में फोर्स है ना इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। तो जो u cos थीटा वाला कंपोनेंट है, u cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो थ्रू आउट द मोशन सेम रहने वाला है। थ्रू आउट द मोशन सेम रहने वाला है, सेम। ठीक है, इसकी वैल्यू अनचेंज रहेगी। इस पॉइंट को याद रखना, न्यूमेरिकल सोल्व करने में आपको बहुत ही काम आएगा, और कभी कभी तो इसको डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ वैल्यू अनचेंज इसकी रहेगी। ठीक, ये u cos थीटा की बात हुई। अब देखो, हम u sin थीटा की बात करते हैं। ठीक, u sin थीटा की हम बात करें तो देखो ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो u sin थीटा इधर है, तो u sin थीटा इसकी स्पीड कब थी? जब वो यहाँ पर था तो। ठीक है ना, अब जैसे ही वो ऊपर जाएगा
तो वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की ओर अर्थ एक एक्सेलरेशन लगाता है जी, ठीक है, या फिर बोलो एक फोर्स लगाता है एम जी, ठीक। तो देखो आपका स्पीड इस डायरेक्शन में है और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स है इसकी स्पीड को कम करेगा, ठीक है। तो ये स्पीड कहीं ना कहीं जाके जीरो हो जाएगी, ठीक है। मान लो इस पॉइंट पे कहीं पे जीरो हो गई, पॉइंट ए पे, तो ये स्पीड पहले यू साइन थीटा थी और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये स्पीड कम होगी, कांस्टेंट नहीं होगी इसकी तरह। क्यों? क्योंकि इसको रोकने के लिए या फिर इसको एक्सेलरेट करने के लिए कोई फोर्स नहीं था, तो इसकी वैल्यू तो अनचेंज रही। लेकिन इसको रोकने के लिए नीचे की ओर एक फोर्स है एम जी, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं जाके जीरो होगी, ठीक है। और चलो अब ये दो चीज़ें समझ में आ गई, ठीक। अगर इस प्रोजेक्टाइल का पाथ देखो ऐसे है, ऐसे, ठीक, मतलब कि वो इस डायरेक्शन में भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तभी तो ये जो आपको हाइट दिख रहा है, ये हाइट आपको जो दिख रहा है, ठीक है, वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में भी तो गया होगा, तभी तो। मतलब कि अगर किसी एंगल पर फेंक रहे हैं तो इसका एक वर्टिकल मोशन भी हो रहा है, एक हॉरिजेंटल मोशन भी हो रहा है। हॉरिजेंटल मोशन की वजह से वो यहाँ पर आ गया, वर्टिकल मोशन की वजह से वो कुछ हाइट गेन कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो हॉरिजेंटल मोशन इसको कौन सी वेलोसिटी करवाएगी बताओ? ये करवाएगी कि ये करवाएगी? अगर मान लो आपको एक ऑब्जेक्ट को फेंकना है इस डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में, ठीक है, तो आपको v स्पीड इस डायरेक्शन में दिया गया, तो आप ऊपर जाओगे कि इधर जाओगे? जाहिर सी बात है इधर जाओगे। अगर वही सेम चीज़ मैं पूछूं, अगर आपको ऊपर फेंका गया है, ठीक है ना, ऊपर आपको फेंका गया है, तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे, इस डायरेक्शन में जाओगे, इसी डायरेक्शन में जाओगे। उसी तरह से देखो यहाँ पर कि यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा है, तो अगर इस डायरेक्शन में आपकी स्पीड है, इस डायरेक्शन में आपकी स्पीड है, ठीक, तो यू कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट ये वाला पार्ट इसको कवर करवाएगा, ठीक है, हॉरिजेंटल वाला पार्ट, ठीक। ये देखो हॉरिजेंटल वाला पार्ट, और यू साइन थीटा वाला जो कॉम्पोनेंट है वर्टिकल डायरेक्शन वाला, वो इसका वर्टिकल मोशन करवाएगा, ठीक है, वर्टिकल मोशन करवाएगा, ठीक है। तो आपको होप कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलो हम लोग आगे देखते हैं। देखो, तो यहाँ से आपको ये समझ में आया कि आपका जो यू कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट है और जो यू साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट है, ये वाला जो कॉम्पोनेंट है वो हॉरिजेंटल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और ये वाला जो आपका कॉम्पोनेंट है वो वर्टिकल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलो, इतना हमको समझ में आ गया था। डायग्राम हमारा कुछ ऐसा दिखता था, देखो ये अपने एंगल थीटा पर फेंका था, ठीक है, ये यू था, और ये ऐसे 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 प्रोजेक्टाइल, ठीक है, ये क्या था? प्रोजेक्टाइल था। देखो, अब इस प्रोजेक्टाइल पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, टेंजेंट, यहाँ पे भी इस पॉइंट पे मान लो टेंजेंट ड्रॉ किए, इस पॉइंट पे भी हम टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट पी है, अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट पे, ठीक ना, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन पता चलता है टेंजेंट ड्रॉ करने पे। मतलब कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द प्रोजेक्टाइल gives डायरेक्शन ऑफ मोशन, या फिर आप बोल लो वेलोसिटी वेक्टर एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। ये चीज़ याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं पॉइंट बी पे वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन ये है, पॉइंट सी पे वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन ये है, और यहाँ पे ये है, ठीक है, याद रखना आप। चलो, तो आपको ये समझ में आ गया, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट थे, यू कॉस थीटा और यहाँ पे क्या था, यू साइन थीटा, ठीक। चलो, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये जहाँ पे गिरा होगा, ये ऐसे ऐसे गया और यहाँ पे गिर गया, ये डिस्टेंस एक्स क्या होगा, ठीक, ये डिस्टेंस एक्स क्या होगा, ठीक। तो अगर मैं सिर्फ इस डायरेक्शन की बात करूं तो उसका हॉरिजेंटल मोशन का रिस्पॉन्सिबल कौन सा कंपोनेंट है, यू कॉस थीटा। तो यू कॉस थीटा के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या? नहीं है। अभी तो मैंने बताया कि कोई फोर्स उसके डायरेक्शन में है, कोई फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन कहाँ से होगा, ठीक है।
तो इस डायरेक्शन में अगर मैं लगाऊं फॉर्मूला तो ये स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट होने के लिए डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, ये हो जाएगा। इस एक्स को हम लोग हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक, अब देखो ये टी कौन सा टी है? यू कॉस थीटा तो हमको पता है वैल्यू, यू हमको पता है, थीटा पता है, तो यू कॉस थीटा भी पता हो जाएगा। ये टी क्या है? ये जो टी होता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि वो प्रोजेक्टाइल, मतलब ये बॉल जिसको तुमने फेंका है वो हवा में कितना देर रहने वाला है, मतलब कितना देर तक फ्लाई किया, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये देखो हवा, ये आप फेंके यहाँ से तो ये ग्राउंड पे तो है नहीं, हवा में है, ये हवा में है, हवा में है, फिर जाके यहाँ पे गिर गया, तो यहाँ से यहाँ तक इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, ठीक है, वो कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, तो अगर आपको एक्स पता चल जाएगा तो वो क्या आ जाएगा? हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू स्मॉल टी, ऐसे ही निकालेंगे हम लोग ये डिस्टेंस। कौन सा? हॉरिजेंटल डिस्टेंस। देखो मैं आपको मेथड वाइज कैसे निकालते हैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर फॉर्मूला आप भूल भी गए, ठीक है, हालांकि भूलोगे नहीं, मैं आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल फॉर्मूले होते हैं, तो आप कैसे निकालोगे। अगर आप ये सीख गए तो आगे आप एक प्रोजेक्टाइल को आप किसी टावर से ऊपर से जब जाके फेंकोगे तो वो क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है ना? चलो, तो इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू स्मॉल टी। ठीक, अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में इसको ऊपर कौन ले जा रहा है? यू साइन थीटा ले जा रहा है, नीचे जी है। ठीक, तो अगर मैं ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूँ और नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मान लूँ, ठीक है, और मैं लगाऊं फिर कि एस इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, तो देखो ये इसको ऊपर ले गया यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद यहाँ इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई होगी, लेकिन तब भी एस्लेशन लग रहा होगा, एस्लेशन लग रहा हो तो वो एस्लेशन इसको नीचे लेके आएगा और फिर वापस यहीं पे ले आएगा। ठीक है ना? तो याद रखना, लेकिन ये डायरेक्ट यहीं पे नहीं गिरेगा क्योंकि इसकी ये स्पीड है, वो यहाँ पे गिर रहा है। ठीक है ना? तो जब वो वापस इसी ग्राउंड लेवल पे आ गया तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो एस की वैल्यू मैंने जीरो रख दी। ठीक है, इस डायरेक्शन में मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में मैं वर्टिकल कॉम्पोनेंट लिख रहा हूँ, तो ये होगा यू इंटू साइन थीटा इंटू टी, और ऊपर का डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया है तो नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव होगा, तो ए की वैल्यू माइनस जी हो जाएगी, मतलब माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, चलो ये आपको समझ में आया लिखना? अच्छा, अब यहाँ पे टी क्या है? ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो लिखा हूँ, जब वो अपने ही पॉइंट पे आ जाएगा, अपने ही ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है, चलो, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऊपर गया फिर नीचे भी आ जाएगा। चलो, तो यहाँ से आप टी निकालोगे तो आपका आएगा 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक, इसको सॉल्व कर लेना, बहुत ईजी है। ठीक, तो ये है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो ये क्या है आपका? टाइम ऑफ फ्लाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब आपको टी निकल गया तो आपको एक्स भी निकल जाएगा, दैट इज हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो वो कैसे निकालेंगे? देखो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया 2u साइन थीटा बाई जी, एक्स इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? u कॉस थीटा इंटू स्मॉल टी। ठीक, आप इसकी वैल्यू रख दो, तो u कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी, तो ये आपका कितना हो गया? 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू यू स्क्वायर बाई जी। 2 कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसी को हम लोग रेंज भी बोलते हैं, इसलिए आर से इसको हम डिनोट कर देते हैं, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये फॉर्मूला कब अप्लीकेबल है? जब इसको ग्राउंड के लेवल से एंगल थीटा पे फेंका जाए, तब ध्यान रखना। किसी टावर पे फेंका जाए तो वहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगा के, जो अभी मैं बता रहा हूँ डिराइव करने का तरीका, उससे उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ये सारे फॉर्मूला डायरेक्ट तभी आप अप्लाई करना जब एंगल थीटा हॉरिजेंटल से फेंका जाए ग्राउंड लेवल से। ठीक है ना? चलो, तो ये क्या था आपका फॉर्मूला आ गया, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक, अब एक और फॉर्मूला हम फाइंड करते हैं।
ठीक है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो देखो हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल था, ठीक, एंगल थीटा पे मैंने फेंका था, ये स्पीड यू था, ये ऐसे 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 चला गया, ठीक। चलो उसके बाद ये आपका यू साइन थीटा था, ठीक, और ये यू कॉस थीटा था, चलो यू साइन थीटा और ये यू कॉस थीटा था। अब कौन सा कंपोनेंट इसको ऊपर ले जाने में मदद कर रहा है ये बताओ? यू साइन थीटा, ठीक है, यू साइन थीटा इसको ऊपर ले जा रहा है, तो उसको हाइट कौन गेन करवाएगा? वर्टिकल हाइट, वो ये वाला कंपोनेंट हाइट करवाएगा, ये वाला कंपोनेंट उसको मदद करेगा उस हाइट पे ले जाने के लिए। तो आपको मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है। तो देखो इस प्रोजेक्टाइल में आपको मैक्सिमम हाइट कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है एच, ठीक। बताओ मैक्सिमम हाइट पे ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? मान लो मैक्सिमम हाइट ये है आपका, तो ये वाला कंपोनेंट मतलब कि आपका अगर ये यू एक्स था और ये आपका यू वाई था, ठीक है, तो आपका मैक्सिमम हाइट पे जो यू वाई है वो जीरो हो जाएगा, तभी तो ये मैक्सिमम हाइट होगा। क्योंकि अगर ये आपको वर्टिकल मोशन करवा रहा है और वो मैक्सिमम हाइट पे जीरो नहीं हुआ तब तो ये और ऊपर जा सकता है, लेकिन आपका मैक्सिमम हाइट ये है तो ये यू वाई को जीरो होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो मैं क्या लिखूंगा? देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। वी फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो होनी चाहिए, जीरो स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ऊपर को मैंने पॉजिटिव लिया है, नीचे को मैंने नेगेटिव लिया है, तो 2 इंटू माइनस जी इंटू इंटू क्या हो जाएगा आपका? एच हो जाएगा, ठीक है। एच इम्प्लाइज दैट एच मैक्स, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, क्योंकि आपने यू वाई को जीरो लिया है, इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल का ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हम लोग एक जगह पर लिख लेते हैं। देखो हमने 3 फार्मूला पढ़ा और यही तीनों फार्मूला मैक्सिमम यूज होंगे, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक। दूसरा हमने पढ़ा एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक। थर्ड हमने पढ़ा रेंज का फॉर्मूला, रेंज मतलब कि r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये तीनों फार्मूला याद रखना, और ये तीनों फार्मूला कब अप्लीकेबल होते हैं इसका हमेशा याद रखना। व्हेन बॉल इज थ्रोन एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, व्हेन बॉल इज थ्रोन एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल फ्रॉम ग्राउंड लेवल, फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से फेंक रहे हैं तब ये तीनों फार्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इस चीज को याद रखना बहुत अच्छे से। चलो अब इस रेंज पर हम आते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि क्या इससे कुछ और हमें मिल सकता है। तो रेंज का हमारे पास फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। हमारे पास ऐसा कुछ डायग्राम था, यू और ये थीटा और ये ऐसे, ठीक है। रेंज क्या था? ये था आर। मैं चाहता हूं कि मैं किसी एंगल पे उछलूं यहां से, ठीक है, किसी स्पीड से, और अधिकतर दूरी तक उछल पाऊं, मतलब हमारा रेंज जो है वो मैक्सिमम हो। यहां से मैं कूदूं किसी एंगल पे तो डायरेक्ट बहुत दूरी पे गिरूं यहाँ पर कहीं। तो रेंज कितना मैक्सिमम हो सकता है और वो किस एंगल पे हो सकता है, अगर आपको एक पार्टिकुलर स्पीड गिवन हो तो, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, हमको पार्टिकुलर स्पीड गिवन हुई है, मतलब यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट है आपका, जी भी कॉन्स्टेंट है आपका, थीटा वेरिएबल है, किस एंगल पे आपको कूदना है, किस एंगल पे उस बॉल को आपको फेंकना है ताकि रेंज मैक्सिमम हो, वो आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो बताओ कि साइन जो थीटा की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है? 1, मिनिमम कितनी होती है? -1। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। थीटा यहाँ पे क्या होता है? साइन के पास जो भी, साइन के बाद जो भी लिखा हो, ठीक है ना। तो अगर रेंज मैक्सिमम करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 लिख दूंगा, ठीक। और ये 1 कितने पे होता है? साइन पाई बाई 2 पे होता है।
इम्प्लाइज दैट टू थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब कि अगर आप थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे आप यहाँ से जंप करोगे या किसी बॉल को फेंकोगे तो ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, जो हॉरिजेंटल रेंज है, वो मैक्सिमम आने वाली है। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे, ठीक है ना, ये आर मैक्स आता है, आर मैक्स की वैल्यू आ जाती है। ठीक, तो कभी भी आर मैक्स आपको निकालने को बोले तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रख देना। ये मत सोचना कि अरे सर ने तो बताया नहीं, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि कितना एंगल लेना है, तो ये कैसे निकलेगा। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रख देना तो आपको आर मैक्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब एक और हम लोग चीज़ देख लेते हैं रेंज के बारे में। देखो, रेंज का हमारे पास फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, ये कब आता था बताओ जरा। ये ऐसे देखो, हमेशा डायग्राम सॉल्व करना, डायग्राम से सॉल्व करना प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन, बहुत ही आसानी हो जाएगी आपको। ठीक, देखो ये थीटा एंगल पे फेंकते हैं, तब अगर ये थीटा है तो रेंज इतना आ रहा है। हम मान लेते हैं कि इस थीटा के जगह हम 90 माइनस थीटा रख रहे हैं। ठीक है, मतलब अब 90 माइनस थीटा एंगल पे हम उस बॉल को फेंक रहे हैं। ठीक, यहाँ पे जो बॉल था आपका यू स्पीड से। ठीक, तो रेंज का देखते हैं एक्सप्रेशन कैसा आता है। रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा इज बाई जी। ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, थीटा की जगह मैंने कितना रख दिया, 90 माइनस थीटा रख दिया। ठीक, तो ये आपका है यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। अब साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो यह है आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक, देखो रेंज का फिर से फॉर्मूला वही आ गया जो यहाँ पर था। ठीक है, इसका मतलब कि अगर किसी भी बॉल को आप थीटा एंगल पे फेंको या फिर 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंको, दोनों केस में जो रेंज है वो सेम आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इस पे एक बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। कहाँ पूछा हुआ है, नीट में पूछा हुआ है। उस समय क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि देखो आपके पास एक बॉल है, ठीक है, एक को 30 डिग्री पे फेंका गया, ठीक, और दूसरे को फेंका गया 60 डिग्री पे। तो बताओ अगर ये बॉल ए है और ये बॉल बी है तो दोनों बॉल के रेंज का रेशियो कितना होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो कितना होगा। तो देखो ज़्यादा सॉल्व मत करना, सॉल्व करोगे तो आंसर तो आपका आ ही जाएगा, लेकिन अगर कोई किसी चीज़ को आप डायरेक्ट बता सकते हो तो वहाँ पे आप टाइम सेव करने की कोशिश करो। तो इसको 30 डिग्री पे फेंक रहे हो, ठीक है, थीटा हम 30 डिग्री मान लेते हैं, तो 90 माइनस थीटा कितना आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा 90 माइनस 30 60 डिग्री, इसको तो 60 डिग्री पे फेंक रहे हैं। ठीक है, तो थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम आता था, इसलिए आर ए की भी वैल्यू और आर बी की वैल्यू जो भी आएगी वो दोनों सेम आएगी। तो आर ए इस टू आर बी कितना हो जाएगा आपका 1:1 हो जाएगा। देखो ये नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ था, 4 नंबर क्वेश्चन था ये, मतलब जिसको पता होगा 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। ठीक, इतने आसान होते हैं क्वेश्चंस। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखना, ये आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। ठीक है ना, चलो अब देखो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा था, एंगल थीटा पे मैंने फेंका था, यू स्पीड से फेंका था। ठीक है ना, अच्छा, इसका एक कंपोनेंट यू एक्स था, यू कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट था यू साइन थीटा। अब मैं बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ इसमें आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से ध्यान में रखना जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो ये आपका प्रोजेक्टाइल था, ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे आ जाएगा एच पे, तो मैक्सिमम हाइट पे उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे यू वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका हॉरिजेंटल डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो उसका हॉरिजेंटल वेलोसिटी का स्पीड कितना होगा जरा बताना, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना होगा वेलोसिटी का। तो क्या यू एक्स इक्वल यू कॉस थीटा कभी 0 होने वाला है, नहीं, ये कभी 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं इसको बदलने के लिए, और अपोजिट डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं इसकी वैल्यू चेंज करने के लिए। तो ये जो कंपोनेंट है वो अनचेंज रहता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे यू कॉस थीटा हो गया। ठीक है, और इसका रिजल्टेंट यहाँ पे वेलोसिटी
आएगा आपका, वेलोसिटी वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर आएगा, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एग्जिस्ट करता है, कौन सा? हॉरिजेंटल कंपोनेंट यू कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछता है ये सब, ठीक है। इस पॉइंट पे हम लोग देखते हैं, ये भी पॉइंट बहुत पॉइंट स्पेशल है, ये जो पॉइंट था वो क्या था? हाईएस्ट पॉइंट था, ठीक है। और ये पॉइंट भी बहुत स्पेशल पॉइंट है, पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट बी पे देखो, यहाँ पे ये वाला यू एक्स कॉम्पोनेंट वो यू कॉस थीटा रहने वाला है, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होगा। हम ये फाइंड करते हैं यू वाई क्या होगा, यू वाई क्या होगा। देखो यू वाई जो भी आएगा ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आएगा, देखो कैसे। चलो, अगर हम ये एक्स एक्सिस मान ले और ये वाई एक्सिस मान ले, ठीक है ना, तो जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, ठीक, ये जब इधर गया हाईएस्ट पॉइंट पे गया तो यू वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक। अच्छा, फिर वो नीचे आने की कोशिश करेगा, ठीक, यहाँ नीचे आने की कोशिश करेगा, ठीक। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब जितना देर वो हवा में रहा, ठीक है। याद रखना, यहां से इसके मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए इसकी जो हाफ स्पीड है ना, सॉरी हाफ टाइम है ना, वो लगती है, और फिर यहां से यहां पहुंचने में बाकी का टाइम लगता है। मतलब इसका अगर हाफ करोगे तो u साइन थीटा बाई जी, ठीक है, ये टाइम लगता है इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और फिर मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड लेवल पे आने के लिए, ठीक है, इसको टाइम लगता है u साइन थीटा बाई जी, उतना ही, ठीक है ना। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपके कितना हो जाता है? u साइन थीटा बाई जी प्लस u साइन थीटा बाई जी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। कभी कभी क्वेश्चन में अगर ये पूछ दिया कि बताओ यहाँ से मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा आपको? u साइन थीटा बाई जी लगेगा, u साइन थीटा बाई जी लगेगा, और मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड लेवल पे आने में u साइन थीटा बाई जी लगेगा, ठीक। अच्छा, तो जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, वर्टिकल मोशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो यू वाई इज इक्वल टू जीरो हुआ, हाईएस्ट पॉइंट से उसको ग्राउंड पे आने के लिए इस डायरेक्शन में, ठीक है, कितना टाइम लगेगा? देखो मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड लेवल पे आने में इतना टाइम लगेगा, यू साइन थीटा बाई जी। मैं जब जिस स्पीड से ग्राउंड को वर्टिकली हीट करने वाला है, मुझे वो वेलोसिटी चाहिए, तो मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा रहा हूँ, ठीक है, ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे डायरेक्शन को नेगेटिव। मुझे क्या फाइंड करना है? यू वाई फाइंड करना है, इसको यू वाई लिख लेता हूँ, ठीक है। जब ग्राउंड को हीट करेगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में किस स्पीड से हीट करेगा। यू कितना हो गया? देखो यहाँ पे जीरो, ठीक, जीरो। ए कितना होगा? माइनस जी होगा, माइनस जी होगा। और टी कितना होगा? यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा बाई जी, ठीक। जी और जी कैंसिल, तो यहाँ से यू वाई की जो वैल्यू आपकी आई वो कितनी आई? माइनस यू साइन थीटा। वाह, देखो अब यहाँ माइनस का क्या रोल है, क्योंकि मैंने नीचे डायरेक्शन में को निगेटिव लिया था, तो ये क्या है? वेलोसिटी है आपका, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन बता रहा है कि वेलोसिटी नीचे की तरफ है, उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और u साइन थीटा उसकी वैल्यू हो, तो यहाँ पे यू वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? u साइन थीटा आ जाएगा। कितने मजे की बात है, ठीक है, कि जिस स्पीड से गया था ये प्रोजेक्टाइल, यहाँ से फेंके थे, उसी स्पीड से, वेलोसिटी नहीं, उसी स्पीड से यहाँ पे वो ग्राउंड को दोबारा हीट कर रहा है, ठीक है। कैसे, उसको अच्छे समझते हैं। चलो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो मैंने क्या बताया, ये एंगल थीटा है आपका, ठीक है, यू था ये, और ये ऐसे आया, ठीक है, ये पॉइंट बी था आपका, ये आपका आ गया था यू कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में आपका आया था, इस वाले नीचे वाले डायरेक्शन में यू साइन थीटा आया था, ठीक। यहाँ भी क्या था? यू कॉस थीटा था, और यहाँ पे यू साइन थीटा था। ये तो मैग्नीट्यूड है। अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो देखो इसके दो कंपोनेंट हैं, यू एक्स है और यहाँ पे यू वाई है। तो क्या मैं यू वेक्टर इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू जे, सॉरी, यू वाई जे कैप लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर में बताया था, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो आई कैप होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, और इस डायरेक्शन में क्या होता है? जे कैप होता है, ठीक है ना। तो वेक्टर फॉर्म में मैं इसको ये लिख सकता हूँ, यू वेक्टर इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप।
अगर कोई, अब ये वेक्टर है, कोई भी वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट, ठीक। यहाँ पे आप स्पीड निकालो तो कितनी होगी, ये हो जाएगी यू वेक्टर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, ठीक है, पॉइंट ओ पर, पॉइंट ओ पर, ठीक। और पॉइंट बी पे वेलोसिटी वेक्टर अगर हम लिखें तो यू कॉस थीटा आई कैप, अब यहाँ माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि मैंने ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव माना है। तो अब ये यू साइन थीटा नीचे की तरफ है, उस समय क्या था, यू साइन थीटा ऊपर की तरफ था, तो ऊपर मैंने यहाँ पे प्लस यू साइन थीटा जे कैप लिखा था, यहाँ नीचे तो ये माइनस यू साइन थीटा जे कैप, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेना, यू नॉट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यू वी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा, पर यू नॉट वेक्टर इज नॉट इक्वल टू यू बी वेक्टर, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में आया तो ये डायरेक्शन है, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा कुछ आएगा, देखो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं। तो इक्वल वेक्टर्स कब होते थे, जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो तब, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे भी एक नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या दिया हुआ था कि एक प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड लेवल से आप पॉइंट ए से फेंके हो, ठीक है, और उसका वेलोसिटी जो वेक्टर है ना आपको गिवन है, यू वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक। तो जब वो पॉइंट बी पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट बी पे ग्राउंड लेवल पे, तो यू बी वेक्टर क्या होगा, उसकी वैल्यू लिखो, ठीक। तो देखो आपको याद आ जाएगा, अरे वाह, उस दिन क्लासेस में तो सर ने बताया था कि अगर इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर जो भी गिवन हो और आपको ग्राउंड लेवल पे जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो निकालना हो, तो यू कॉस थीटा आई कैप वाला यू कॉस थीटा आई कैप रहता है, यू साइन थीटा जे कैप वाला यू साइन थीटा जे कैप रहता है, बस प्लस की जगह यहाँ पे माइनस लगा देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2i कैप का 2i कैप और यहाँ प्लस 3j कैप है तो यहाँ माइनस 3j कैप, बस आंसर। यही तो 4 नंबर में पूछा हुआ था, यही 4 नंबर में पूछा हुआ था। सोचो कितना इजी क्वेश्चन, मतलब 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिजिक्स भी बहुत जल्दी ही सॉल्व किया जा सकता है अगर आपको कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ पता हो तो, ठीक है। चलो अब इस पे हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, जो कि नीट में पूछे हुए हैं। चलो देखो ये भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, देखो x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल varies as x इज इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर और y इज इक्वल टू 10t, ठीक है ना। चलो आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस पार्टिकल का सिर्फ एक कोऑर्डिनेट नहीं है, x कोऑर्डिनेट भी वेरी कर रहा है, y कोऑर्डिनेट भी वेरी कर रहा है। तो अगर इस पार्टिकल का सिर्फ एक कोऑर्डिनेट नहीं है तो ये तो कंफर्म है कि वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं होने वाला है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों है तो ये मोशन इन प्लेन है, ठीक है। तो अगर ये मोशन इन प्लेन है तो जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना पार्टिकल के, उतने ही वेलोसिटी कंपोनेंट्स होते हैं उस पार्टिकल के, इसका ध्यान में रखना, ठीक है। तो अगर मैं वेक्टर लिखना चाहूँ, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूँ, इसकी वेलोसिटी को या फिर इसकी एक्सेलरेशन को, हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ये लिख सकते हैं, ठीक है। जेड कंपोनेंट क्यों नहीं लिए, क्योंकि इस पार्टिकल के सिर्फ 2 कंपोनेंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो जितने कंपोनेंट दिए हों उतना आप लोग लिख देना यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स और वाई कंपोनेंट थे तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है ना। तो हमको ए एक्स मिल जाएगा और ए वाई मिल जाएगा तो हमको ए वेक्टर मिल जाएगा, ठीक। चलो तो हमको पता है कि अगर पोजीशन या कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ जब वेरी करते हैं तो कैसे हम लोग निकालते हैं एक्सेलरेशन, कैसे निकालते हैं, ए इज इक्वल टू डी टू एक्स बाई डी टी टू से। तो यहाँ से आप ए एक्स निकाल लो तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 5, पहले आप वी एक्स निकाल लो तो वी एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 2 2 4t, ठीक है, इम्प्लाइज दैट ए एक्स इज इक्वल टू -4, ठीक है। चलो ए वाई निकालो, ठीक है। तो ए वाई निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वी वाई निकाल लेते हैं। तो वी वाई निकालेंगे तो यहाँ पे 10 इम्प्लाइज दैट ए वाई निकालेंगे तो यहाँ पे 0, ठीक। इसका 10 का डिफरेंस, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक। ये 0 कैसे आया,
हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ए वेक्टर को क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स मतलब कि -4 इंटू आई कैप प्लस ए वाई की वैल्यू 0 आ गया तो +0 हो गया तो इज इक्वल टू -4 आई कैप, ठीक। देखो अगर वेक्टर फॉर्म में भी पूछे एक्सेलरेशन तो आराम से निकाल लोगे, ठीक है ना। और आपसे अगर ये भी बोले कि बताओ भाई वाई कॉम्पोनेंट कितना होगा t इक्वल टू 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन का, तो भाई वाई कॉम्पोनेंट तो 0 आएगा, चाहे 3 सेकंड पे पूछो चाहे 4 सेकंड पे पूछो, वाई कॉम्पोनेंट यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। और t इक्वल टू 2 सेकंड पे जब आप पूछोगे कि उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो ax तो -4 आ रहा है, t से इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे अगर पूछता है t इक्वल टू 10 सेकंड पे भी बताओ, ठीक है, तब भी एक्सेलरेशन वेक्टर की वैल्यू यही आते, ठीक है। तो एक्सेलरेशन वेक्टर इतना आ गया, ठीक है। तो अगर इसका आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √-4 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर देखो कितना आसान था। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। देखो ये आपका ग्राउंड है, h हाइट से, ठीक है, 2 बॉल को फेंका गया है, एक बॉल को यहां से ड्रॉप किया गया मतलब कि u इज इक्वल टू 0, और यहीं से, ठीक है, यहीं से मैं इसको यहां दिखा रहा हूं, लेकिन इस बॉल को यहीं से 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फेंका गया, ऐसे फेंक दिया गया, ऐसे 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि ये बॉल ए और ये बॉल बी में से ग्राउंड पे सबसे पहले कौन सा पहुंचेगा, ठीक है, ग्राउंड पे सबसे पहले कौन सा पहुंचेगा। तो देखो बहुत आसान है, इसीलिए मैंने आपको प्रोजेक्टाइल का पूरा डिराइव करके बताया कि कैसे निकालेंगे। आपको कंपोनेंट में तोड़ना आ गया सब कुछ ना, तो आप सब कुछ निकाल लोगे। देखो बॉल ए की मैं बात करता हूँ, तो बॉल ए को मैं यहाँ से ड्रॉप किया हूँ, ठीक है, यहाँ से ड्रॉप किया हूँ, तो u इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हाइट s था, ठीक। अच्छा, तो अगर मैं नीचे वाले डायरेक्शन को निगेटिव मान लूँ और ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूँ, तो बॉल नीचे आ रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर मैं लगाऊं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, तो s इज इक्वल टू -h रखूंगा, नीचे के डायरेक्शन को मैंने निगेटिव लिया है, इज इक्वल टू इसको ड्रॉप किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो गई, प्लस हाफ इंटू -g इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से आपके t इज इक्वल टू √2h/g आ गया, ठीक है। आपको बताना क्या है कि इन दोनों में से कौन सा बॉल ग्राउंड पे सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। तो ये आपका TA आ गया, ठीक है, फर्स्ट बॉल का केस आ गया आपका। चलो ये आपका फर्स्ट बॉल का केस आ गया। अब हम सेकंड बॉल के लिए देखते हैं। तो सेकंड बॉल के लिए जब देखेंगे तो सेकंड बॉल को सेम हाइट से, देखो सेम हाइट h से, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका जा रहा है इधर। चलो इसकी काइनेमेटिक्स समझो सबसे पहले। अगर इसको इस डायरेक्शन में फेंका गया है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो जरा बताओ इस डायरेक्शन में क्या ये कंपोनेंट कभी चेंज होगा, इसकी वैल्यू क्या चेंज होगी। उसका देखने का क्या तरीका होता था कि इसके डायरेक्शन में देखो कोई एक्सेलरेशन है, नहीं है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो ये कंपोनेंट हमेशा सेम रहने वाला है, ठीक है। क्या इस वाले वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है क्या, देखो ये 90 डिग्री है, तो 5 इंटू कॉस 90 डिग्री, जिस लाइन पे फाइंड करना था उस साइड कॉस लिखना था, आपको याद है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर में बताया था। तो इस डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, तो इस डायरेक्शन में यू वाई इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक। और यहाँ पे नीचे ग्रेविटी भी लग रही है, तो क्या सिर्फ ये ऐसे जाएगा क्या, ऐसे जाएगा क्या, नहीं जाएगा, जी इसको नीचे भी खींचेगा, तो ये ऐसे आता है, ठीक है, ये ऐसे आता है, ये भी पैराबोलिक पाथ ही होता है, ठीक है ना। तो ये वाला कंपोनेंट इसको ग्राउंड पे ला रहा है कि ये वाला कंपोनेंट इसको ग्राउंड पे ला रहा है, ये वाला कंपोनेंट तो है ही नहीं, मतलब कि वर्टिकल, मतलब यू आई तो 0 है लेकिन जी नीचे की तरफ है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये जी इसको नीचे ले आ रहा है, तो जो जिसकी मदद कर रहा है ना उस डायरेक्शन में ही आपको इक्वेशन लगाना होता है। तो नीचे लाने के लिए ये वाली चीज इसको मदद कर रही है, तो मैं वर्टिकल मोशन के लिए अगर लिखूं, मैं वर्टिकल मोशन के लिए लिखूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। तो ये फिर से -h होगा इज इक्वल टू इस डायरेक्शन में यू वाई 0 है, 0 माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट टी बी इज इक्वल टू √2h/g। देखो नीट में पूछा वो क्वेश्चन है ये, दोनों टाइम की वैल्यू सेम आई, ठीक है, मतलब कि बोथ द बॉल्स विल
both the balls will hit the ground simultaneously. ठीक, दोनों सेम टाइम पे हिट करेंगे। ठीक है, चलो अब एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये HCV का क्वेश्चन है और पर्सनली मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है ना कि ये आपका ग्राउंड लेवल है। ठीक, एंगल थीटा पे आपने u स्पीड से, ये आपको गिवन है, फेंका गया है एक बॉल को। ठीक, तो आपको बताना क्या है, सुनो क्वेश्चन में आपको ये बताना है स्पीड ऑफ बॉल व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल मेक्स एन एंगल अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल। HCV का सॉल्व्ड एग्जाम्पल क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो स्पीड ऑफ बॉल व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल मेक्स एन एंगल अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल, इसका मतलब समझो क्या है। सबसे पहले देखो अगर ये बॉल ऐसे आ रहा होगा, ठीक है, ये बॉल ऐसे आ रहा होगा, ठीक, ये तो आपको पता है। ठीक, तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन सबसे पहले क्या था, थीटा था। क्यों, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये आएगा, तो एंगल थीटा पे इसकी वेलोसिटी वेक्टर थी। ठीक है, अब इस एंगल की वैल्यू चेंज होने वाली है। क्यों, देखो अगर हम किसी भी पॉइंट पर देखें, मान लो इस पॉइंट पर देख रहे हैं, ठीक, तो यू एक्स कॉम्पोनेंट सेम होने वाला है, आपको बताया था मैंने। यू वाई वेरी करता है, ठीक है, इस किसी भी पॉइंट पे मान लो ये यू वाई है, ठीक है, ये तो हमेशा यू कॉस थीटा रहने वाला है, लेकिन ये हमेशा यू साइन थीटा नहीं रहने वाला है। मान लो उस समय ये कितना है, ये मान लो उस समय है आपका u1 है मान लो, ठीक है ना। तो देखो इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी वेक्टर आएगा, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट इस पाथ के टेंजेंट होना चाहिए इस पॉइंट पे। ये मान लो एंगल कुछ बना रहा है, ठीक है, तो ये एंगल हम कितना लिखेंगे जरा बताना। देखो ये एंगल हम लिखेंगे, देखो ये आपका कितना था, ux था, और ये कितना था आपका u1 था उस टाइम पे, क्योंकि ये चेंज हो चुका है, ui नहीं रहेगा। ठीक है, और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, इसका रिजल्टेंट ये है आपका। अच्छा, ऐसे ऐसे, तो इसका रिजल्टेंट ये आएगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये एंगल कितना होगा, तो ये होगा tan θ1 इज इक्वल टू u1 बाई ux, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक, और इनिशियली क्या था बताओ, tan थीटा इज इक्वल टू, अगर ये ux है और ये uy है, तो ये कितना था uy बाई ux। तो अगर ux तो सेम है, लेकिन uy अगर चेंज हो गया तो ये थीटा भी चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो θ1 आपका क्या होगा, tan इनवर्स u1 बाई ux आ जाएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आया, चलो ठीक। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब क्या, कि किसी पॉइंट पर, ठीक है, वो जो वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, वो हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक, तो देखो मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट पे आकर जो वेलोसिटी वेक्टर है, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल, उसी को वेलोसिटी वेक्टर बोलते हैं, मैंने बताया, वो यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, हॉरिजेंटल के साथ। तो जरा बताओ कि ये वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है ना, मान लो कि यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड v है, तो इसका इस डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, v cos अल्फा होगा। ठीक है, और इनिशियली यहाँ पर जब वो ग्राउंड पे था, ठीक है, तो ये u स्पीड आपको गिवन है, u स्पीड आपको गिवन है, और ये एंगल थीटा भी आपको गिवन है। तो इस डायरेक्शन में u cos थीटा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था। अब आपको पता है कि ये वैल्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या क्या है, v cos अल्फा है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा है। तो ये u cos थीटा इज इक्वल टू v cos अल्फा होना चाहिए। ठीक है, इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू सेक अल्फा। ठीक, ये v की वैल्यू हुई, आपको स्पीड फाइंड करना था, तो v स्पीड ही तो है यहाँ पर। ठीक है, v स्पीड ही तो है यहाँ पर, तो ये स्पीड आ गया कब, जब बॉल का डायरेक्शन ऑफ मोशन
अल्फा एंगल बनाएगा हॉरिजेंटल के साथ। तो देखो कितना सुंदर क्वेश्चन था ये HC वर्मा का। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल है आपके पास। सारे टाइप के क्वेश्चन जो नीट में अभी तक पूछे गए मैं आप करवा दे रहा हूँ, किसी क्वेश्चन में भी आप फंसोगे नहीं, इससे गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, बस जो जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, जो जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसको सबसे पहले ध्यान में रख लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, और जितना क्वेश्चंस आप करोगे उतनी अच्छी फिजिक्स आपको समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको किसी बॉल को यू स्पीड से, जिसकी वैल्यू दी है 5 मीटर पर सेकेंड, 60 डिग्री एंगल पे फेंका गया है। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 2 सेकंड क्या होगी। आफ्टर 2 सेकंड क्या होगी आपको ये बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर बताना है। ठीक है, तो आपको पता है कि इस केस में वेलोसिटी वेक्टर आप कैसे लिखते हैं, यू वेक्टर इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। ठीक है, आफ्टर 2 सेकंड बताना है। ठीक, चलो बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे देखो, इसका यू एक्स हुआ ये कॉम्पोनेंट, इसका यू वाई हुआ ये कॉम्पोनेंट। ठीक है, अगर हम 2 सेकंड बाद की बात करें, 2 सेकंड बाद की बात करें तो देखो यू एक्स है वो कभी चेंज नहीं होने वाला है, हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट, ये तो मैंने आपको बताया था। तो यू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी बताओ, 5 × cos 60 डिग्री, मतलब कि 5/2। ठीक है, लेकिन यू वाई इनिशियल पॉइंट पर तो कितना होगा, इनिशियल पॉइंट पे होगा वो 5 sin 60 डिग्री। क्या 2 सेकंड बाद भी उतना होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में यू वाई है और ऑपोजिट डायरेक्शन में जी है, तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए, ठीक है, कि वर्टिकल डायरेक्शन में 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो मैं ये लगाता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इम्प्लाइज दैट आफ्टर 2 सेकंड मैं लगा रहा हूँ ये इक्वेशन। ठीक है, तो यू वाई कितना हो जाएगा, मान लो u1 हो जाएगा। ठीक है, या फिर यू वाई डैश ले लो इसको, तो यहाँ भी यू वाई डैश ले लो, इज इक्वल टू यू मतलब कितना, इनिशियली किस स्पीड से ऊपर फेंका गया है इसको, 5 sin 60 डिग्री से, 5 sin 60 डिग्री। ए मतलब कि हम माइनस, नीचे वाला डायरेक्शन निगेटिव लिया इसलिए मैंने माइनस जी लिखा यहाँ पे, माइनस जी। ठीक है, इंटू टी, टी कितना 2 सेकंड की बात कर रहा है 2। यहाँ पे आप क्या करो, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो। ठीक है, इंप्लाइज दैट यू डैश वाई इज इक्वल टू 5 sin 60 डिग्री माइनस 20 जी इंटू 20। इसकी वैल्यू जो भी आएगी, मान लो आपके पास आ गई a मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपका जो वेक्टर कंपोनेंट होगा, मतलब सॉरी वेलोसिटी वेक्टर होगा 2 सेकंड के बाद, तो कितना हो जाएगा, यू वेक्टर इज इक्वल टू यू एक्स, तो मैंने फाइंड ही कर लिया 5/2 आई कैप प्लस यू डैश वाई जितना भी आया ए आया इंटू जे कैप। देखो मैंने ये जो डाटा लिया है ना वो रैंडमली लिया है, मुझे बस कॉन्सेप्ट समझाना था। ठीक है ना, कि निकालते कैसे हैं वेलोसिटी वेक्टर, तो ये आपका आ गया वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, आया समझ में, चलो ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दूसरा कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टाइल का ही, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता क्या है, इट इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है ना, उसका इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। ठीक है, जैसे कि देखो अगर हम ग्राउंड लेवल से फेंकें, सब अभी तक जितने भी केसेस मैंने बताया ना सब ग्राउंड लेवल से बताया, याद रखना। ग्राउंड लेवल से फेंके एंगल थीटा पे अगर यू स्पीड से, तो ये ऐसा पाथ आता है, देखो ये ऐसा पाथ आता है। ठीक, ये ऐसा पाथ आएगा, तो ये जो पाथ बन रहा है वो पैराबोला बन रहा है। ठीक है ना, तो इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा यू और थीटा के टर्म्स में, तो ये होता है देखो y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अच्छे से याद कर लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट कि क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कौन सा है, चारों में से चूज करो। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्म भी होता है लिखने का, वो होता है y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ठीक, एक्स वाई थीटा सब क्या सब बताता हूँ आपको। ये रेंज है देखो यहाँ पे यार, रेंज के फॉर्म में पूछे आपको,
तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऐसे याद रखना है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ये दोनों याद कर लेना, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। देखो एक्स और वाई इस प्रोजेक्टाइल पे कोई भी कोऑर्डिनेट है, एक्स कॉमा वाई, दो कोऑर्डिनेट होने वाले हैं कंफर्म है, क्योंकि ये तो मोशन इन 2D है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स और वाई इस प्रोजेक्टाइल पे कोई भी पॉइंट लाई करने वाला है। थीटा क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये थीटा, ये थीटा, ठीक है। जी तो आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यू क्या है, यू यहाँ पे, यू स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, क्या है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। चलो तो सर आप ये बता दो कि इस पे क्वेश्चन आएंगे कैसे। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है, इस पे नीट में ज़्यादा टफ नहीं आता है। आपको ये दिया होगा कि एक प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन जो कि ग्राउंड लेवल से फेंका जा रहा है वो इस तरीके से दिया है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3x स्क्वायर। तो बताओ इस प्रोजेक्टाइल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा उसकी वैल्यू बतानी है। मतलब ये दिया हुआ है आपको, देखो ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, और ये जो पाथ है ना, ये जो पाथ, ठीक है, इसको एंगल थीटा से फेंका गया है, ठीक है ना। ये जो आपका पाथ है उसका इक्वेशन गिवन है आपको, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3x स्क्वायर। तो आपको बताना है कि इस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अब घबरा मत जाना, देखो कभी भी पाथ का जब इक्वेशन दिया होता है ना, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3x स्क्वायर के फॉर्म में, तुरंत इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद करना, ठीक। तो अगर इस वाले इक्वेशन को आप इससे कंपेयर करोगे तो देखो x के साथ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x के साथ tan थीटा है, ठीक है ना। तो x के साथ यहाँ पे 2 है और x के साथ यहाँ पे tan थीटा है, दोनों तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ही है ना। तो दोनों को कंपेयर करोगे तो x के साथ tan थीटा, तो यहाँ tan थीटा लिख दिया, x की जगह 2 यहाँ पे तो 2 लिख दिया, दोनों कंपेयर किया तो tan थीटा इक्वल टू 2 आया, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया, वाह बहुत सही, ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया। तो इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर, चलो ये भी देख लेते हैं। देखो y इज इक्वल टू आपका मान लो x माइनस 2x स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2x स्क्वायर दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो आपको बताना है कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड बताना मतलब आपको u की वैल्यू बतानी है। तो आपको याद आया कि अरे सर ने तो बताया था y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। x यहाँ पर टेन थीटा 1, कंपेयर कर दिया इन दोनों इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ही है। तो x के साथ यहाँ पे tan थीटा है और x के साथ यहाँ पे 1 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर के साथ ये वाला टर्म है, देखो ये वाला टर्म है एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक। और एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे 2 है, -2 मत देखना, देखना यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ 2 है, माइनस को देखने के बाद यहाँ एक्स स्क्वायर के बाद ये है, ठीक। तो जब ये वाला पार्ट कंपेयर करेंगे तो 2 इज इक्वल टू जी बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट 2 इंटू 2 4 और जी की वैल्यू मैं 10 मान लेता हूँ, तो 10 बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब 45 डिग्री, इम्प्लाइज दैट यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10 बाई ये 4 नीचे आ गया 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, तो कॉस स्क्वायर तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया 2 और ये कैंसिल हो गया 5, implies that u square is equal to 5, implies that u is equal to √5 मीटर पर सेकंड। देखो कितना आसानी से आ गया। तो भाई कभी भी घबराना मत, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का अगर क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसे कर लेना, ठीक है। आपको थीटा भी मिल गया, आपको u भी मिल गया, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जब भी दिया हो तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशन से ही सॉल्व होता है, ठीक है। अब आपको u मिल गया और थीटा मिल गया, तो आपको बोला जाए कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, तो 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। 2 इंटू यू आपको पता चल गया √5 इंटू साइन थीटा आपको पता है कितना 45 डिग्री निकाल चुके हो आप, बाई जी की वैल्यू पता है, ये निकाल लोगे, ठीक, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट बताओ तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। थीटा पता है, यू पता है, जी पता है, निकाल लोगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हॉरिजेंटल रेंज कितना होगा, रेंज कितना होगा, तो वो भी आपको पता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। यू पता है, थीटा पता है, जी पता है, तो सब कुछ भी निकल जाएगा, कुछ भी पूछे आपसे। ठीक है, अब ऐसे करके निकाल लेना, ठीक है ना। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी भी बॉल को किसी हाइट से, ठीक है, ये मान लो हाइट हमारा जो है वो h गिवन है, फेंका जाए और किसी एंगल पे फेंका जाए। देखो ये हमारा वट हॉरिजेंटल डायरेक्शन है, इससे एंगल थीटा पे और यू स्पीड से एक बॉल को हमने फेंक दिया है, ठीक है ना। और तो ये जो बॉल है इसका दो कंपोनेंट होगा, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा, होगा ना। तो जब किसी हाइट से एक प्रोजेक्टाइल बनता है तो उसके क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देख रहे हैं। हालांकि नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाइट से किसी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना, कि हाइट से फेंके और वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन बन रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो नीट में पूछे जाते हैं वो प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ ग्राउंड लेवल पे आता है, ठीक है। तो वो आप अच्छे से समझ लिए तो समझिए कि आपका 99% काम हो गया प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन का। लेकिन बाई केस अगर मान लो आ गया कि किसी हाइट पे जाके आप प्रोजेक्टाइल मोशन करवा रहे हो किसी बॉल को फेंक के, तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो अगर एंगल थीटा पे फेंकता है ना तो उसके कॉम्पोनेंट्स तोड़ लिया करो। तो ये यू कॉस थीटा हुआ, आपको ये यू साइन थीटा हुआ, ठीक। तो देखो ये वाला कॉम्पोनेंट कभी चेंज नहीं होगा, ठीक। आपको मैंने बताया था इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं है। तो ये इसको इस साइड लेकर आएगा, मतलब हॉरिजेंटल मोशन के लिए ये वाला कंपोनेंट जिम्मेदार है, ठीक है ना। और जो यू साइन थीटा है इसको अपोजिट डायरेक्शन में जी लग रहा है, ठीक। तो ये कभी ना कभी जीरो होना है इसको, ठीक है ना। तो अगर हम लोग ये फाइंड करना चाहें कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा इस तरीके से, तो देखो ये जो एक्स डिस्टेंस है, मतलब कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस जहाँ पे ये बॉल गिरने वाला है वो कितना है। तो देखो आपको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, मतलब अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्स की वैल्यू निकालना है। तो हॉरिजेंटल मोशन के लिए कौन सा कॉम्पोनेंट एलिजिबल है, ये वाला यू कॉस थीटा, ठीक है ना, ये जिम्मेदार है, ठीक। तो ये तो कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड यू कॉस थीटा इंटू स्मॉल टी टाइम, ठीक। तो आपको एक्स मिल जाएगा। टी क्या है यहाँ पे, टाइम टू रीच द ग्राउंड, टाइम टू रीच द ग्राउंड। अगर हमको अब ये मिल जाए तो वाह, हमको एक्स भी मिल जाएगा, ये एक्स मिल जाएगा। हॉरिजेंटल रेंज और या फिर आप बोल दो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस बॉल। अच्छा अब हम वर्टिकल मोशन में देखते हैं कि क्या इक्वेशन हम लगा सकते हैं। जब ये बॉल ग्राउंड पे आ जाएगा, ये केस हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको टोटल टाइम टू रीच द ग्राउंड निकालना है। तो अगर मैं ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूँ और नीचे वाले डायरेक्शन को मैं निगेटिव मान लूँ, तो जब ये बॉल यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू साइन थीटा ऊपर है इनिशियली यू साइन थीटा इंटू स्मॉल टी माइनस हाफ जी, क्योंकि जी नीचे लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन को मैंने निगेटिव लिया है, इंटू टी स्क्वायर, ठीक। यहाँ से जो टी निकलेगा अब वो ये यहाँ रख देना तो आपको हॉरिजेंटल डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस मिल जाएगा। और ये टी टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ ग्राउंड पे आने तक का ये टाइम है आपका, ये टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो कहलाएगा कि हवा में कितना देर तक वो रहा, ठीक। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी मिल जाएगा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी मिल जाएगा आपको, और आपका सब कुछ सॉल्व हो जाएगा इस दो इक्वेशन से, ठीक। चलो इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि ये हमारे एक ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। अच्छा यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर है जो कि कांस्टेंट स्पीड u से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड u से इस डायरेक्शन में। इस हेलीकॉप्टर को एक फुट पैकेट गिरा रहा है, ठीक है। तो ये कितना डिस्टेंस पहले इस आदमी से गिरा है, ये एक्स डिस्टेंस, ठीक है, कि ये फुट पैकेट इसके पास पहुंच जाए, ये फुट पैकेट इसके पास पहुंच जाए। तो देखो बहुत
बच्चे को तो सबसे पहले यही डाउट होगा ना कि सर इस हेलीकॉप्टर को यहाँ पे फूड पैकेट गिराना है इस आदमी को, तो आदमी दूर क्यों खड़ा रहेगा, ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे आएगा और यहीं पे इसको फूड पैकेट गिरा देगा। देखो भाई, अगर यहाँ पे फूड पैकेट गिराया ना, तो ये फूड पैकेट पहले इस हेलीकॉप्टर में था, ठीक है ना। तो अगर मान लो यहाँ पे हेलीकॉप्टर है, तो इसके पास इनर्सिया के वजह से एक यू स्पीड इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और जी नीचे की तरफ हो जाएगा। तो देखो, यू आपका ऐसे है और आपका जी ऐसे है, तो कभी वो डायरेक्ट नीचे गिरेगा क्या, नहीं, यू स्पीड इसको इधर भी ले जाएगा, तो ये कुछ ऐसे करके गिरेगा, ठीक। तो अगर पैकेट यहाँ गिराया गया होता तो वो यहाँ पे कहीं गिर जाता, तो आदमी के पास पहुँचता क्या, नहीं पहुँचता। इसलिए इसको यहाँ पे गिराया गया ताकि कुछ ऐसा करके ये फूड पैकेट यहाँ पे पहुँच जाए, ठीक है, ऐसा करके फूड पैकेट यहाँ तक पहुँच जाए। अच्छा, अब इस हेलीकॉप्टर के पास यहाँ पे यू कांस्टेंट स्पीड थी, ठीक है ना। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि उस समय वो वर्टिकल हाइट कैपिटल एच पे था, ठीक। तो देखो, जो फूड पैकेट गिराई गई यहाँ पे, ठीक है, उसकी एक यू स्पीड इस डायरेक्शन में होगी, क्यों, क्योंकि ये फूड पैकेट इसके अंदर में था। तो जैसे ही ये हेलीकॉप्टर छोड़ेगा तो इनर्शिया की वजह से एक यू स्पीड आ जाएगी इसकी तरफ, ठीक है। और जी ऐसे हो गया, स्मॉल जी। अब ये जो डिस्टेंस है, एक्स वाला डिस्टेंस, देखो कौन सा कॉम्पोनेंट मूव करवाएगा, यू वाला कि ये एसलेशन मूव करवाएगा, बताओ। यू वाला मूव करवाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो यही ले जा रहा है। तो एक्स इज इक्वल टू यू इंटू स्मॉल टी, ये हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यू इंटू स्मॉल टी। अच्छा, ये लिख दिया हमने। अच्छा, अब देखो, अगर हमको टी मिल गया, टाइम टू रीच द ग्राउंड, तो हमको एक्स का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, मतलब इस एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो, अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखूँ, तो इस यू का कॉम्पोनेंट ये 90 डिग्री है, इस डायरेक्शन में क्या है, जीरो है, यू वाई इज इक्वल टू जीरो, यू इंटू कॉस 90 जीरो होगा, ठीक है ना। चलो, तो इस डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं, तो एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो नीचे वाले डायरेक्शन को मैंने निगेटिव ले रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, वो माइनस एच, ठीक। ये वो देखो, माइनस एच इज इक्वल टू यू टी, इस डायरेक्शन में यू कितना है, जीरो है, और जी कितना होगा, माइनस जी होगा नीचे, माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच बाई जी, ये आपका आ गया। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ, एक्स इज इक्वल टू यू इंटू अंडर रूट टू एच बाई जी, ठीक। देखो, ये एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, तब जाके इतना दूर पहले अगर वो फूड पैकेट गिराता है हेलीकॉप्टर, तो ये फूड पैकेट यहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही डाउट भी होता है बच्चों को, पता है नहीं क्यों, रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन उनसे बनता ही नहीं है। देखो, मैं कोशिश करूँ कि बहुत इजी तरीके से इसको समझाऊँ। हालांकि रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन निट में ना के बराबर ही पूछता है, कभी कभार आ जाता है बस, ठीक है। लेकिन फिर भी पढ़ना तो है ही, तो चलो पढ़ते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी, देखो, मान लो एक ए आदमी है और एक बी आदमी है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, चलो, ठीक है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि अगर यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, और बी पे जो एक आदमी को आप बैठा दो, ये आदमी ए की स्पीड कितना देखेगा, तो अगर आप ये बोल रहे हो कि ये आदमी ए का स्पीड 5 किलोमीटर देखेगा, तो ये आप गलत बोल रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। कभी आप देख लेना कि अगर मान लो आप भी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो और ये भी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो और दोनों पैरेलली मूव कर रहे हो, ठीक है, तो आप देखना कि अगर आप बैठे बैठे देखोगे ना, तो वो आदमी आपको रेस्ट पे दिखेगा, ये आपको पता ही होगा। और ग्राउंड पे कोई देखेगा ना, तो बोलेगा कि इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है। पर अगर बी पे एक आदमी को बैठा दो, आप बोलो कि ए की स्पीड कितनी है, तो 5 किलोमीटर नहीं होगी, ठीक है। तो देखो, कोई भी चीज़ एब्सल्यूट रेस्ट पर नहीं होती है, मतलब कि आप ये नहीं बोल सकते कि कोई चीज़ रेस्ट पे है कि नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसकी भी स्पीड बोल दूँ 5 किलोमीटर पर आवर, इसकी भी स्पीड बोल दूँ मैं 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैं अगर इससे पूछूंगा तो ये क्या बोलेगा, ए क्या है, रेस्ट पर है, अगर इसकी भी 5 किलोमीटर होती है और इसका भी 5 किलोमीटर पर आवर होती तो ठीक है। लेकिन इस आदमी से पूछूंगा तो क्या बोलेगा कि दोनों मूव कर रहे हैं। तो भाई, कौन सही है कौन गलत है, कोई भी सही और कोई भी गलत नहीं है, ठीक है, दोनों अपने जगह पे सही है। सो रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
आप कहाँ से देख रहे हो ये डिपेंड करता है। ये ग्राउंड से देख रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि आप कहाँ से देख रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। आदमी यहाँ देख रहा था तो दोनों मोशन में दिख रहे थे, यहाँ पे बैठा दिए तो भाई मोशन में दिख ही नहीं रहा था, ठीक है, रेस्ट पे दिख रहा था। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसलिए फिर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आया कि अगर मैं बोल दूं कि भाई बी को कितना दिख रहा होगा, ए की स्पीड, अगर ये अपने को रेस्ट पे रख के देखे तो, ठीक है। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, या फिर सिंपली लिखते हैं वी ए बी। देखो, इसको आप डायरेक्ट लिख देना, ए आया ना पहले तो यहाँ वी ए वेक्टर लिख दो, माइनस बी आया ना पहले यहाँ वी बी वेक्टर लिख लो। देखो, ये तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी था, लेकिन ये जो दोनों टर्म मैंने लिखा है ना, ये और ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये भी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। और ग्राउंड की जो स्पीड है वी जी, वो मैंने जीरो मानी है, ठीक। इसलिए मैं इसको बताऊं या ना बताऊं, सिंपली वी ए वेक्टर भी लिख दो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ये जो वी ए वेक्टर की 5 किलोमीटर की स्पीड है ना, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, वो ना मैंने ग्राउंड से लिखा है। ग्राउंड क्या है, ग्राउंड क्या है, ग्राउंड रेस्ट पर है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी हम लोग क्या लिखते हैं, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, ठीक है। ये समझ गए। देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्वेश्चंस को बहुत ही इजी बना देता है, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या होता है, देखो, अगर ये ए है हमारे पास, ठीक है ना, ये ए था हमारे पास, और ये हमारे पास बी है, ठीक। ये मान लो कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, और ये 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। अगर मैं फाइंड करना चाहूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, तो जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड करते हैं ना, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड करते हैं उसको हम लोग रेस्ट पे मान लेते हैं, रेस्ट पे मान लेते हैं। तो अगर ये रेस्ट पर हुआ होता, ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या होती, ठीक है। ये बताता है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखो, अगर मैं यही चीज लगाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर है, तो साइन कन्वेंशन यूज करना बहुत जरूरी है। ये चीज को याद में रखना, ठीक है, कि ऑलवेज यूज, ऑलवेज यूज साइन कन्वेंशन, ठीक है, while applying relative velocity method, relative velocity method। क्यों, क्योंकि आपका ये वेक्टर है, आपका ये वेक्टर है, ठीक है। चलो तो हम लोग देखते हैं आगे निकालते कैसे हैं। देखो, हमारा ये 5 किलोमीटर पर आवर था, ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो इसी वाले डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली, और ये आपका बी है, और दोनों सेम लाइन में है, ठीक है ना, दोनों सेम लाइन में है 3 किलोमीटर पर आवर से, ठीक, इस डायरेक्शन में जा रहा है। मैं बोलूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो ए वाला पहले था ए लिख दो, फिर बी बाद में था माइनस वी वी वेक्टर लिख दो। ये वेक्टर है तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन अलॉट करो, ठीक है ना। देखो, तो साइन कन्वेंशन में मान लेता हूँ कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसका अपोजिट वाला डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव, अगर इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव। आप जो चाहो अपने हिसाब से मान सकते हो, ठीक। तो अगर मैं बोलूँ कि बी को ए की स्पीड कितनी दिख रही होगी, ठीक है, तो जिसको देखना है ना उसके रिस्पेक्ट में हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है, करते हैं। तो बी को देखना है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इंप्लाई दैट वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। तो अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है डायरेक्शन देने के लिए, आई कैप होता है, ठीक है। तो अगर मैं वी ए वेक्टर लिखूं, वी ए वेक्टर लिखूं तो वो कितना लिखूंगा, 5 मैग्नीट्यूड, और इसको हमको डायरेक्शन देना है एक्स एक्सिस की ओर, तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी 5 इंटू आई कैप हो जाएगा। वैसे ही वी बी वेक्टर कितना हो जाएगा बताना, तो 3 इंटू आई कैप हो जाएगा, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी फाइंड करना है, तो वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, तो ये आया आपका 5 आई कैप माइनस 3 आई कैप, ठीक। तो ये कितना आया आपका 2 आई कैप। देखो, ये आई कैप पॉजिटिव में आया है, ठीक है ना, आई कैप पॉजिटिव में आया है, मतलब कि अगर बी रेस्ट पे होता ना, अगर बी रेस्ट पे होता अपनी स्पीड को लेते हुए, मतलब उसकी स्पीड तो है, लेकिन मान लो कि अगर बी रेस्ट पर होता तो ए की स्पीड उसको कितनी दिख रही होती, तो दिख रही होती कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर, आई कैप का डायरेक्शन मतलब अपनी तरफ आते हुए। अगर वही मैं फाइंड करूं कि वी
वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो ये कितना लिखोगे, पहले बी आया, वी वी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर, ठीक है। तो वी वी वेक्टर कितना है, 3 i कैप माइनस 5 i कैप इज इक्वल टू 2 × -i कैप, ये लिख सकते हो तुम इसको, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए जिसको फाइंड करते हैं वही देख रहा होता है, वही व्यूअर होता है। तो ए अब देख रहा है, तो ए को बी की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर ही दिख रही होगी, लेकिन -i कैप डायरेक्शन में। -i कैप मतलब ये वाला डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के ऑपोजिट, मतलब इस साइड आते हुए, ठीक है, अपने अपनी तरफ आते हुए दिखेगा। तभी जाहिर सी बात है, इसका 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसका 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो कभी ना कभी इसको ये सरपास कर ही जाएगा, क्रॉस कर ही जाएगा, ठीक है। तो ये था रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब बस यही फॉर्मूला जो आपका ये फॉर्मूला सब जगह अप्लीकेबल होगा, ठीक है ना, सब जगह अप्लीकेबल होगा। तो साइन कन्वेंशन का ध्यान में रखना, ठीक है ना, कि साइन कन्वेंशन हम लोग कैसे लगाते हैं। चलो अब देखो, इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसे क्वेश्चंस को इजी कर देता है। देखो ये हमारा हॉरिजेंटल ग्राउंड है, यहाँ पे एक कार है और यहाँ पे एक कार है। इनिशियली दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है, ठीक। और इसकी स्पीड है इस डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इस वाले डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आपको ये बताना है टाइम आफ्टर दे विल मीट, टाइम आफ्टर दे विल मीट, कितने देर बाद वो मिल जाएंगे, ठीक है ना, मतलब ये दोनों मिलेंगे, जाहिर सी बात आएंगे तो कभी ना कभी मिलेंगे, तो कितने टाइम बाद मिलेंगे। देखो तो रिलेटिव वेलोसिटी इस कॉन्सेप्ट से कितना आसानी से ये क्वेश्चन बनता है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या बोलता है कि आप किसी एक को भी रेस्ट पे रख सकते हो, ठीक है ना, किसी एक को भी रेस्ट पे रख सकते हो। अगर मैं इसको ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ, आप किसको रेस्ट पे रखना चाहते हो, चलो मैं इसको रेस्ट पे रख दे रहा हूँ, सॉरी इसको रेस्ट पे दिख रहा हूँ, ठीक है ना, इसको रेस्ट पे रख दे रहा हूँ, मतलब ए अब देखना चाहता है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जिसको रेस्ट पे रखना है ना वो बाद में लिखना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा बताना। इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है और इस डायरेक्शन को मैंने निगेटिव माना है, इसका हमेशा याद रखना, पहले साइन कन्वेंशन अलॉट कर देना कि साइन कन्वेंशन आप क्या ले रहे हो, ठीक है। तो वी बी वेक्टर बी ये है 20, और ये इस वाले डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव आई है ये निगेटिव है, तो ये तो -i कैप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये माइनस का माइनस मैंने लिख दिया, वी ए वेक्टर, और ये कितना हुआ 30, और ये i कैप हुआ 30 i कैप, तो ये कितना हुआ जरा बताना तो, -20 i कैप -50 i कैप हो गया, ठीक। -50 i कैप मतलब अगर ए रेस्ट पर होता तो बी, अब ये रेस्ट पे है देखो, अगर ये रेस्ट पे होता, एज्यूम मैंने कर लिया रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से, तो बी जो है इसके इस वाले डायरेक्शन में, देखो यहाँ निगेटिव आई है माइनस आई है, तो इस वाले डायरेक्शन में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा होता, क्योंकि अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहो वी बी ए वेक्टर को, तो कैसे निकालोगे जरा बताना। कार्टेशियन फॉर्म में होता था तो अंडर रूट -50 का स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर होता था, तो यहाँ तो 0 स्क्वायर है, तो ये कितना है 50 किलोमीटर पर आवर है, बस सिंपल। अगर अब ये रेस्ट पे है तो इसको कितना यहाँ पे टकराने के लिए, ठीक है ना, वो क्या बोलते हैं, कितना उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, 200 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर, ठीक है, और स्पीड आपको मिल गया 50 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा आपको बताना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड 50, तो ये कैंसिल हो गया, और ये 4 हो गया, तो आपको कितना टाइम आया 4 आवर, 4 घंटे बाद वो टकरा जाएंगे, ठीक है, 4 घंटे बाद वो टकरा जाएंगे। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ देता कि ठीक है 4 घंटे बाद तो वो दोनों मीट कर जाएंगे, तो मीट करते करते तक ये कितना मूव कर लेगा, ठीक है ना, तो आपको पता चल गया कि 4 घंटे बाद मिलेंगे ये, तो आप आपसे ये बोल जाए कि जब वो लोग मिलेंगे तो एक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, तो टाइम टेकन बाय ए, ठीक है, 4 घंटे बाद मिल लेगा वो, ठीक है, इससे, ठीक है, स्पीड इसको गिवन है, तो डिस्टेंस डिस्टेंस मान लो वो एक्स है, स्पीड इनटू टाइम, तो ये कितना हुआ 120 किलोमीटर, ठीक है, 120 किलोमीटर, ये एक्स ए हुआ, ठीक है, एक्स भी निकालोगे तो स्पीड 20 × 4 कितना हुआ 80 किलोमीटर, ठीक है। देखो 120 और 80 200 किलोमीटर, ठीक है, तो ये कहीं यहाँ पर आ जाएगा,
और ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे टकरा जाएंगे, मतलब यहाँ से 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पे, ठीक है ना, वो टकरा जाएंगे। चलो ये आपको समझ में आ गया। तो इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नेट में नहीं आएगा, ठीक है ना। अब जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है ना सॉल्व करने में, वो होता है रिवर बोर प्रॉब्लम में और रेन प्रॉब्लम में, ठीक है ना। बच्चों को वहाँ रिलेटिव कॉन्सेप्ट वो लगा ही नहीं पाते हैं, पता नहीं क्यों। देखो मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, डायरेक्ट एक एग्जांपल लेता हूँ और उससे समझाऊंगा। देखो अच्छे से समझना। मान लो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है आपके पास, ठीक, और ये रेस्ट पर है, आदमी रेस्ट पे है। रेन जो है वो वर्टिकली, ये रेन है, रेन, रेन मतलब क्या, जो आजकल बारिश खूब हो रही है, पता ही होगा, वर्षा, ठीक है। 40 किलोमीटर पर आवर वर्टिकली गिर रहा है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिर रहा है, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन ये है ना कि इस आदमी को ये रेन किस डायरेक्शन में गिरती हुई दिखेंगे। तो अगर इस रेन को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, इस मैन को एम से डिनोट कर रहा हूँ, तो देख कौन रहा है, मैन देख रहा है। तो मैंने क्या बताया था, जो देख रहा होता है उसको बाद में लिखना एम, ठीक है, और जिसको देखना है वो पहले लिख देना आर, और यहाँ वेक्टर लगा देना। तो वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जो व्यूअर है उसको बाद में रखना, ठीक है, और जिसको देखना है वो पहले रखना। तो और ये लिखते कैसे थे, जो पहले आता था यहाँ आर लिख दिए, बाद में आता था एम लिख दिए, और ये वे वेक्टर हो गया। तो सर ने बताया था ये तो वेक्टर है, तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन यूज कर लेना। तो ये एक्स एक्सिस है मान लो, और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अगर मैं वी आर वेक्टर लिखूं, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 40 है, और ये नीचे की तरफ जा रहा है, देखो निगेटिव वाई, तो निगेटिव वाई में माइनस जे कैप, तो ये हुआ आपका -40 जे कैप, ठीक है। वी एम वेक्टर लिखते हैं हम लोग, वी एम वेक्टर, तो मैन की रेस्ट पे है, तो ये तो डायरेक्ट जीरो आ जाएगा, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा बताओ, -40 जे कैप माइनस जीरो, तो ये कितना है, -40 जे कैप, ठीक है। मतलब कि इस आदमी को रेन नीचे ही जाते हुए दिखेगा, देखो माइनस जे कैप है, माइनस जे कैप, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा लेवल को हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक, थोड़ा सा हम लोग लेवल को बढ़ाते हैं। देखो क्वेश्चन में आपसे अभी क्या पूछा जा रहा है कि अब वही जो आदमी था ना, देखो वही जो आदमी था ना, बोला कि भाई अब मैं दौड़ के देखूंगा, बहुत ही एडवेंचरस है ये आदमी, बोला कि अब मैं दौड़ के देखूंगा क्या रेन मुझे वर्टिकली डाउनवर्ड ही दिख रहा है क्या। अब इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, और रेन अभी भी वैसा ही गिर रहा है, देखो। लेकिन ये कौन बता सकता है कि डायरेक्ट नीचे गिर रहा है, वो जो ग्राउंड पे रेस्ट पे खड़ा है, ठीक है, लेकिन ये 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से अभी भी गिर रहा है। और अब ये आदमी देखना चाहता है कि रेन किस डायरेक्शन में दिख रहा है, ठीक है ना। और इसके पास एक अम्ब्रेला भी है, अम्ब्रेला भी है, देखो कितना प्यारा अम्ब्रेला, ये लो। वो सोचा कि अगर मैं भीगूंगा, अगर मैं भीगूंगा तो फिर छाता अपना ओपन कर लूंगा, ठीक है ना। देखो कितना प्यारा अम्ब्रेला है इसके पास, ठीक। तो अब देखो, देखना किसको है, रेन को, ठीक है, रेन को देखना है, रेन को ऑब्जर्व करना है। किसको देखना है, मैन को, मैन देखेगा, ठीक है ना, किसको देखेगा, रेन को देखेगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जिसको देखना है व्यूअर बाद में होना चाहिए, यहाँ वेक्टर लगा दो, फिर जो यहाँ पहले वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर, फिर मैंने क्या बताया था, साइन कन्वेंशन लगा लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या लिखोगे जरा बताना, 40 नीचे है और ये नीचे माइनस जे कैप होता है, तो -40 जे कैप, ठीक है। वी एम वेक्टर, वी एम वेक्टर क्या लिखोगे जरा बताना, 30 मैग्नीट्यूड, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब आई कैप। देखो कितना सिंपल है, सबसे पहले तो यही करना रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम में, कोई क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना होगा, देखो -40 जे कैप, और ये माइनस का माइनस पहले से, और वी एम वेक्टर मतलब -30 आई कैप, ठीक। तो देखो अगर मैन, ठीक है ना, रेन को देखेगा तो मतलब इस वेलोसिटी वेक्टर में देखेगा, ठीक है ना। तो इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा जरा बताना, तो कार्टेशियन फॉर्म में होता तो कैसे निकलता है मैग्नीट्यूड, मैंने आपको बताया था वी आर एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड √vx² प्लस vy² इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 40 इस -40 का होल स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर
इक्वल टू माइनस यहाँ लगाओ ना लगाओ, स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1600 प्लस 900, तो ये हुआ आपका 50 किलोमीटर पर आवर। देखो अब इसको 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिखेगा गिरता हुआ। वाह कितने मजे की बात है ना। ठीक है, अब क्या वर्टिकली डाउनवर्ड ही दिखेगा क्या? देखो अब उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो इस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, उसको आई कैप, ठीक है ना, निगेटिव आई कैप, यहाँ माइनस आई कैप, इसको आप क्या लिख सकते हो, -40 जे कैप प्लस 30 इंटू माइनस आई कैप, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, तो अगर आपका ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो देखो ये आपका निगेटिव एक्स होगा और आपका ये निगेटिव वाई होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है ना, मैन को अब 30 स्पीड से माइनस आई कैप की तरफ देखते हुए मिल रहा है इसको। देखो माइनस आई मतलब ये डायरेक्शन, ये 30 हुआ 30 किलोमीटर पर आवर, और माइनस जे डायरेक्शन में मतलब निगेटिव वाई एक्सिस में 40 पे दिख रहा है। ठीक, 40 पे दिख रहा है। तो देखो ये दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ठीक है, सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होता है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो, उसका रिजल्टेंट कहाँ से आएगा, देखो ऐसे जाएगा कहीं पे। ठीक, ऐसे जाएगा। अगर ये थीटा हमको फाइंड करना है, देखो ये थीटा हमको फाइंड करना है, तो इस वेक्टर को आप पैरेलली यहाँ मूव कर दो, कर सकते हो, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स में मैंने बताया था 30। ठीक, तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू 30/40, 30/40 implies that theta is equal to tan inverse 3/4, थीटा इज इक्वल टू tan inverse 3/4। ठीक है, ये आया आपका, मतलब कि ये आदमी अगर सीधा छाता रख दिया ना तो भाई भीग जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब उसको इस एंगल पे, ठीक है ना, मतलब कुछ ऐसे आता हुआ दिखेगा, देखो इस एंगल पे। अब ये अगर दौड़ेगा तो इसको छाता को इस डायरेक्शन में रखना होगा, क्योंकि अब इसको जो रेन है वो इस डायरेक्शन में आते हुए दिखेगा। ठीक है ना, तो ये अपना जो अम्ब्रेला है वो इस डायरेक्शन में होल्ड कर लेगा। देखो ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, मतलब कि रेन उसको अब ये वर्टिकल के साथ इस थीटा एंगल पे दिखेगा। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4। तो देखो मैन कहाँ खड़ा है, मैन तो यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, और छाता उसको ऐसे रखना है, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, तो मैन को इस डायरेक्शन में अपना छाता खोलना होगा ऐसे। ठीक है, ताकि वो भीग ना पाए, ऐसे खोलना पड़ेगा वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे। ठीक है ना, और रेन ऐसे गिर रही है, ये रेन का डायरेक्शन है। ठीक है, और ये अम्ब्रेला आप ऐसे रखोगे। देखो कितना आसानी से सॉल्व कर लिया बस। अब रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम से इससे टफ कुछ नहीं आने वाला। ठीक ना, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था। चलो अब दूसरी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, रेन बोर्ड प्रॉब्लम में। ठीक है, कहाँ पे, रेन बोर्ड प्रॉब्लम में, वो उसको भी बहुत आसानी से देखेंगे हम लोग। देखो रेन बोर्ड प्रॉब्लम्स, रिलेटिव वेलोसिटी का ही कॉन्सेप्ट है। देखो बहुत अच्छे से समझना, बहुत प्यार से समझाऊंगा आपको। ठीक, देखो यहाँ पे आपका रिवर है, तैरना यार मुझे तो नहीं आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक आदमी को मुझे तैराना होगा। ठीक है, होप कि आपको आता हो, लेकिन मुझे तो नहीं आता। देखो ये एक रिवर है। ठीक है, इस रिवर की विथ, विथ मतलब चौड़ाई, जो है 16 किलोमीटर है। ठीक है ना, अच्छा ये जो रिवर है ना, इसकी भी एक स्पीड है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है ना, कुछ है यहाँ पर मान लो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इसकी स्पीड दी हुई है। चलो यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, वो बोल रहा है कि मैं सीधा तैर के जाऊंगा यहाँ से, सीधा सीधा। ठीक है, ये सीधा तैर के जाएगा यहाँ पे और चला जाएगा। अगर यहाँ से वो सीधा तैरना शुरू किया ऐसे सीधा, ठीक है ना, इस आदमी को लग रहा होगा, ये एज्यूम कर रहा है कि मैं सीधा जा पाऊंगा, ये सीधा जा नहीं पाएगा, देखना कैसे। ठीक है ना, वो ऐसे 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 सीधा जाने की कोशिश करेगा, देखो सीधा। ठीक है, तो अगर ये जो स्विमर की वेलोसिटी है, ठीक है ना, ये जो स्विमर की वेलोसिटी है, इसको आप 3 किलोमीटर पर आवर ले लो। ठीक है, और ये जो स्विमर की वेलोसिटी है वो आपको 4 किलोमीटर पर आवर ले लो, 4 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, ये जाना चाहता है सीधा ऐसे, और रिवर का डायरेक्शन हॉरिजेंटली है देखो। तो अगर ग्राउंड पे कोई आदमी बैठा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे सारे जो भी रेन यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे रिवर होगा, ठीक है ना, सुधार देना आप, यहाँ पे रिवर होगा, ये रेन नहीं है भाई, ये रिवर है, ठीक है। सारे रिवर बोर्ड के प्रॉब्लम्स, सारे रिवर बोर्ड के प्रॉब्लम्स आप ग्राउंड से ही सॉल्व करना, तो ज़्यादा आसानी से सॉल्व होंगे, ठीक है ना। देखो, अगर कोई ग्राउंड पे आदमी बैठा है और ये तैरना शुरू किया, तो देखो जैसे इस वाटर में ये गया, तो ये अगर वाटर में आ गया, ठीक है ना, और ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे वाटर बह रही है, तो इनर्शिया के वजह से, क्योंकि अब ये आदमी पानी कांटेक्ट में आ गया है, तो इस मैन का जो ग्राउंड पे एक आदमी खड़ा है, उसके वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी दिखेगा रिवर के वजह से, ठीक है ना, क्योंकि रिवर कांटेक्ट में है, तो इनर्शिया की वजह से इसके पास में हॉरिजेंटल स्पीड आ जाएगी। वो कितनी होगी? 3, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और क्योंकि अब वो अपनी स्पीड तो लेके नहीं जा ही रहा था, 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये भी स्पीड हो जाएगी, ठीक। अच्छा, तो अब इस रिवर में घुसने के बाद इसकी नेट स्पीड क्या होगी बताओ, वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में, इस डायरेक्शन में भी मतलब कि 3i कैप, ठीक है, प्लस इस डायरेक्शन में भी 4j कैप, ठीक है। इस आदमी को देखेगी जब ये बाहर खड़ा होकर देखेगा तो, लेकिन ये अपने आप को देखेगा ना, ठीक है, तो इसको लेके हम सीधा जा रहे हैं, ठीक है ना, वो जूम कर रहा है कि हम सीधा जा रहे हैं, लेकिन वो सीधा जा नहीं रहा है। इस आदमी को क्या दिखेगा कि ये इस डायरेक्शन में भी जा रहा है देखो, और इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, ठीक है, तो रिजल्टेंट ऐसे कुछ जाएगा, देखो ऐसे कुछ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूँ, तो इस आदमी को ये कुछ ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, तो भाई ये बेचारा जाना चाहता था सीधा, लेकिन कहीं यहाँ पहुँच जाएगा। अगर ये पॉइंट ओ मान लूँ और ये पॉइंट पी मान लूँ, ठीक है ना, ठीक है, तो ये जाना यहाँ चाहता था, पहुँच गया यहाँ, तो फिजिक्स के लैंग्वेज में इस ओपी को हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट बोलते हैं, ड्रिफ्ट एक्सपीरियंस बाय द स्विमर, ठीक। तो अगर मैं ये आपसे पूछूं कि बताओ टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना लगेगा, तो मैं क्या आपको बताया था कि जो कंपोनेंट जिस चीज में हेल्प करता है उस डायरेक्शन में इक्वेशन लगाना। तो इसको क्रॉस करने के लिए ये डिस्टेंस कवर करना है इसको, कि ये डिस्टेंस कवर करना है, बताओ ये वाला डिस्टेंस कवर करना है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस देखो दोनों सेम होने वाला है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसको कवर करना है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में से क्या वेलोसिटी है? 4 है, ठीक है ना। तो ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का, इसका ये वाला कंपोनेंट इसको रिवर पार करवाएगा, तो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब ये 16 डिस्टेंस बाई 4, 16/4, तो ये कितना हो गया? 4 आवर्स, 4 घंटे में रिवर ये क्रॉस कर जाएगा। अच्छा, अब ये जो ओपी डिस्टेंस है, ओपी डिस्टेंस हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी इसको ले जाएगी? देखो ये रिवर की वेलोसिटी इसको ले जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कराने में कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो अब स्पीड ये रखेंगे, इस डायरेक्शन में लगाएंगे इक्वेशन, तो ये भी स्पीड कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ओपी का डिस्टेंस निकालना है, ड्रिफ्ट, ओपी इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 3 इंटू, अब टाइम कितना लगा क्रॉस करने में? 4, तो 12 किलोमीटर, ठीक है। मतलब कि बेचारा ये जाना चाहता था यहाँ पे, लेकिन अगर अपोजिट बैंक पे, ठीक है ना, ये बैंक ऑफ रिवर्स कहलाते हैं, अपोजिट बैंक पे पहुंचेगा तो यहाँ से वो 12 किलोमीटर दूर लैंड करेगा, ठीक है ना। चलो, तो ये क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करते हैं, नीट में यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना, कंफर्म है। लेकिन अगर मान लो कि ये एंगल थीटा पे तैरता, तो वो वाला केस हमको कैसा दिखता है? देखो वो वाला केस हमको कैसा दिखता है, हम लोग दूसरा केस ले रहे हैं। देखो हमारा वही रिवर है, ठीक है, बह रहा है ये, पानी की आवाज़ बहुत अच्छी होती है यार, कभी जाना नदी के किनारे, शांति से बैठना, ठीक है ना, उसकी आवाज़ को गौर से सुनना, बहुत ही पीस, बहुत ही शांति मिलती है। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल पर, ये एंगल आपका थीटा है, ये स्विमर तैर रहा है, ठीक है ना। रिवर की वेलोसिटी ऐसे है, इसको मैं वीआर से दिखा दे रहा हूँ, जनरल केस आपको बता रहा हूँ, आप न्यूमेरिकल बना लेना, लेकिन हालांकि यहाँ से नीट में न्यूमेरिकल नहीं आएगा, जो प्रीवियस इसका बताया ना,
केस 1 बताया ना, वहां से न्यूमेरिकल आता है वी आर। ठीक, चलो ये वी आर वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड मैं वी आर मान लेता हूँ। वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, ये वेक्टर है, उसका स्पीड क्या है, वी आर है। ठीक है, और ये जो है स्विमर की वी एस है, वी एस वेक्टर इज इक्वल टू वी एस। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर है ये, वेलोसिटी स्पीड ऑफ स्विमर। वेलोसिटी बोलोगे तो ये स्पीड अंडरस्टूड है, मैग्नीट्यूड लिखा तो वो क्या होगा, स्पीड ही होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। ठीक, देखो कितने आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ वो यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचने के लिए टाइम कितना लेगा। पहले तो आपको ये नहीं पता है कि वो यहीं तक पहुँचे हैं, ठीक है ना, यहीं पहुँचे, हो सकता है ड्रिफ्ट करके कहीं यहाँ पहुँच जाए, हो सकता है यहीं तक पहुँचे, ठीक है ना। तो देखो अगर ये आपका एंगल थीटा है, ठीक है ना, मैं इसको सेपरेट कर ले रहा हूँ। देखो ये आपका एंगल थीटा है, ये वी एस है, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा जरा बताना तो, वी एस कॉस थीटा, और इस वाले डायरेक्शन में वी एस साइन थीटा। जैसे ही ये वाटर में गया तो इनर्शिया की वजह से इस मैन के पास इस रिवर की वेलोसिटी भी आ गई होगी, जो कि इस डायरेक्शन में वी आर। ठीक, अब इसको बोल जाओ, अब तो कंपोनेंट में आप इसको तोड़ लिए, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं चाहूं कि ये आदमी एंगल थीटा पे तैरे, देखो सीधा तैरता तो कहीं यहाँ पहुंचता, वो मैं पिछले केस में बता चुका हूँ, वो थीटा एंगल पे तैरे क्योंकि उसको अगर अपोजिट डायरेक्टली अपोजिट बैंक पे पहुंचना है यहाँ पे, तो उसको थीटा एंगल पे तैरना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये सीधा तैरेगा तो पिछले केस में बताया वो कहीं यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर वो चाहता है कि डायरेक्टली अपोजिट पहुंच जाए तो उसको थीटा एंगल पे जाना होगा, ठीक है ना, और कोई ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो उस केस में क्या कंडीशन होनी चाहिए, और ये देखो अपोजिट बैंक में अगर ये वाला पॉइंट लो, ये वाला पॉइंट लो, तो ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस देखो, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस देखो, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है ये ए बी। ए बी जो है आपका वो शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है ना। अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग में ऑपोजिट बैंक पे पहुंचना चाहे, या फिर बोलो अब डायरेक्टली उसी पॉइंट पे पहुंचना चाहे जिस लाइन में वो शुरू किया था, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। देखो अगर वी आर और ये वी साइन थीटा, क्योंकि देखो हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट कब होगा, जब वो हॉरिजेंटली कहीं इधर जाएगा तो, ठीक है ना, या फिर हॉरिजेंटली कहीं इधर जाएगा तो ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन की बात हो रही है। तो अगर इस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट है वो जीरो हो जाए, मतलब कि वी अगर इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है और इस वाले डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, ठीक है, तो वी आर इज इक्वल टू वी साइन थीटा अगर हो जाए, ठीक है ना, तो ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, तो नेट क्या होगा, बस वी एस कॉस थीटा होगा, तो ये सीधा जा पाएगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ हो गया वी आर इज इक्वल टू वी साइन थीटा, मतलब यहाँ वी एस साइन थीटा इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी एस, अगर ऐसा हो गया तो वो शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग में मूव कर सकता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो थीटा की वो वैल्यू बताओ ताकि वो शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग में वो स्विमर तैर सके और डायरेक्टली ऑपोजिट बैंक पे पहुंचे, क्योंकि देखो अब वी आर इक्वल टू वी साइन थीटा हो गया तो ये कॉम्पोनेंट तो कैंसिल हो गए, नेट यहाँ पे जीरो हो गया, तो यही कॉम्पोनेंट तो उसको ड्रिफ्ट करवा रहा था, हॉरिजेंटल मोशन दे रहा था, तो यही जीरो हो गया, तो भाई अब तो इस डायरेक्शन में वो जाएगा ही नहीं, तो कौन सा ले जाएगा कॉम्पोनेंट, वी एस कॉस थीटा ले जाएगा बस, और किस डायरेक्शन में ले जाएगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये वी एस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। और कितना टाइम लेगा ये भी आपसे अगर पूछ लिए कितना टाइम लेगा, तो देखो अगर ये विथ ऑफ रिवर डी है, विथ ऑफ रिवर डी है, तो ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस हुआ डी, और कौन सा कॉम्पोनेंट ऊपर ले जा रहा है, वी एस कॉस थीटा वाला ले जा रहा है, वी एस कॉस थीटा, तो यहाँ पे वी एस कॉस थीटा, वी एस इज स्पीड ऑफ स्विमर, बस ये आंसर। देखो कितना इजी था, ठीक, कितना ज़्यादा इजी था ये क्वेश्चन। तो ठीक ऐसे आप क्वेश्चंस को बना सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चंस अगर आएंगे तो इन कॉन्सेप्ट पे आप बना लेना, ठीक है ना। आपसे सिर्फ दो ही चीज़ पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग में अगर वो मूव करे तो थीटा की वैल्यू कितनी, कितने एंगल पे ये वर्टिकल के साथ आ रहे हैं, देखना कभी कभी हॉरिजॉन्टल के साथ भी पूछ लेगा, तो आप वर्टिकल के साथ निकाल लिए तो 90 में से ये पार्ट माइनस कर दोगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ निकल जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू वी आर बाई वी एस, ये याद रखना, ठीक है। और अगर आपसे बोले कि जरा बताना कि ये थीटा क्या वैल्यू बता दोगे, ठीक है ना, इस थीटा पे तैरेगा तो इस थीटा पे तैरेगा तो वो डायरेक्टली ऑपोजिट पहुंचेगा, ठीक है ना। और जब ये थीटा होता है तो ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो उस केस में ड्रिफ्ट कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। इस केस में ड्रिफ्ट कितना होगा, जीरो होगा,
ठीक। अच्छा, अगर आप दूसरा पार्ट आपसे ये पूछेगा कि बताओ भाई, अगर एंगल थीटा पे तैर रहा है ना, एंगल थीटा पे तैर रहा है, तो वो वर्टिकली, ठीक ना, इस ऑपोजिट बैंक पे पहुंचने पे कितना टाइम लेगा, ठीक है ना। तो ये डी डिस्टेंस हो गया, और वर्टिकल मोशन करवाने में कौन सा पार्ट ले रहा है, कंपोनेंट वेलोसिटी का, वी एस कॉस थीटा ले रहा है, तो डी बाई वी एस कॉस थीटा। बस यही दो चीज़ पूछेगा एंगल थीटा पे तैरने पे, ठीक ना, और अब बाकी आपसे कुछ भी नहीं पूछने वाला है। तो ये भी था आपका रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो रिलेटिव वेलोसिटी तो आपका ख़त्म अब, ठीक है, और इसी के साथ साथ मोशन इन प्लेन भी ख़त्म। तो मेरा काम था पढ़ाना और सारी चीज़ों को अच्छे से समझाना, क्योंकि अब ये क्रैश कोर्स है, इसलिए मैंने सारी टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है, ठीक है ना, ताकि शॉर्ट टाइम में आपको ज़्यादा आउटपुट मिले। अब आपका काम ये है कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बार बार पढ़ के पहले अपने दिमाग में लाओ, फिर कोई अच्छी बुक उठाओ, ठीक है, सारे क्वेश्चंस बनाओ लाइन वाइज। कोई भी डाउट आए, कोई भी सजेशन की ज़रूरत हो, तो आप कमेंट करके बताओ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए उस कंडीशन में आपको, और आप अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हो। क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप बनाओगे फिजिक्स में, उतना आपका सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। और ये था आपका मोशन इन प्लेन पूरा, ठीक है ना, मोशन इन प्लेन ख़त्म, ठीक है। अब हम लोग 1 या 2 दिन बाद जो भी है लॉज ऑफ मोशन देखेंगे, ठीक है, और अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। देखो धीरे धीरे सारे चैप्टर देखेंगे, धीरे धीरे सारा लाइन वाइज मैं 11th का करवाऊंगा, फिर 12th करवाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखना कि टीचर और स्टूडेंट का कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन दोनों होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी किसी चीज़ का पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो कुछ ना समझ में आए तो भाई कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। और अगर पसंद आई हो तो एक लाइक करो, उससे हमें अप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने दोस्तों से शेयर भी कर देना, ठीक है, सबका भला हो जाएगा। ठीक है, फिर अपना ध्यान रखो सब कोई, ठीक है, बी सेफ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।